एक विधवा महिला जाती है खेतों में मजदूरी करने के लिए। और जब वो खेतों में जाती है तो गांव के जितने भी यंग लड़के थे, आवारा लड़के थे, वो उसे छेड़ा करते थे। और वहीं पर एक साहूकार जिसके खेतों में वो दिहाड़ी किया करती थी, उसका भी बेटा डालता है उस पे नजर। आइए जानते हैं वो महिला कौन थी, जो कि दिखने में बेहद ही सुंदर थी। दिखने से नहीं लगता था कि वो कोई मजदूर है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपको बहुत हैरानी होगी। क्या किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है? ये कहानी है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर एक जगह है जहाँ से एक कहानी है। इस कहानी में एक महिला होती है जो कि अपने सास ससुर के साथ रहती है, विधवा हो चुकी है। सांप के काटने से उसकी पति की मौत हो चुकी है। उसकी लव मैरिज थी और अब वो अपने घर पर रहा करती है। जो उसके सास ससुर हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मजदूरी करते हैं और उसी से अपना पेट पालते हैं। हर बार उसके सास ससुर जाया करते थे इधर उधर के राज्यों में मजदूरी करने के लिए। लेकिन अब की बार वो महिला भी कहती है कि मम्मी पापा, मुझे भी आपके साथ चलना है और मुझे भी मजदूरी करनी है जिससे कि हमारी आमदनी बढ़ सके। सास ससुर मना भी करते हैं लेकिन वो चल देती है, क्योंकि सास ससुर को हमेशा डर रहता था कि वो लड़की जो थी वो बहुत ही सुंदर थी। उसे जो भी देखता था वही उसे छेड़ने लगता था, उसकी तरफ गंदी नजर रखता था। और इसी सब चीज से बचने के लिए सास ससुर उसे अपने ही घर रखा करते थे। लेकिन अब की बार वो नहीं मानती है तो सास ससुर उसे लेकर आ जाते हैं। और वहां पर जिनके खेतों में गन्ने की कटाई होती थी, वही साहूकार जो लोग होते थे वही उन्हें रहने के लिए जगह दिया करते थे। वहीं पर वो रहते थे। 2-2 3-3 महीने तक वो फसल काटी जाती थी, तब तक वो उसी इलाके में रहा करते थे। अब वो महिला जो है वो अपना काम करती है। खेतों में सभी का काम अलग-अलग होता था। कोई कटाई करता है, कोई गन्नों की छिलाई करता है, कोई उनको बाँधता है, उनकी गड्डियाँ बनाता है और कोई ट्रॉली में उनको लदवाता है। ऐसे सभी का काम था। तो जहाँ वो महिला कटाई कर रही थी, वहाँ पर 3-4 लड़के गाँव के आ जाते हैं। और क्योंकि वो देखने में बहुत सुंदर थी, जितने भी मज़दूर थे करीबन 20-25 मज़दूर थे, उन सब में वो अलग दिख रही थी। सबको लगता था कि ये मज़दूर तो नहीं हो सकती, ये कहीं से पता नहीं कैसे आई है। और सबको ये था कि इसका यहाँ पर घर नहीं है, जो भी इससे कहेंगे ये कुछ भी नहीं कहेगी। अब इसी मनसा से वो उसे छेड़ते थे, लेकिन वो भी बराबर उनका जवाब दिया करती थी और सभी को कहती थी कि तुम मेरे रास्ते में मत आओ, अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो फिर अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। कई तरह की उन्हें धमकियाँ दिया करती थी लेकिन वो मन चले थे, नहीं मानते थे। इसी प्रकार 3-4 दिन निकलते हैं और 3-4 दिन बाद जो साहूकार है उसका बेटा अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, उनके काफ़ी खेत थे और उस लड़के की खेती में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वो अपनी कंपनी खोलना चाहता था और उसी के सिलसिले में शहर जाना जाना चाह रहा था। लेकिन जब जाने के लिए वो अपने पापा से कहता है तो उसका पिता कहता है कि बेटा, गन्ने की कटाई हो जाएगी, उसके बाद जो पैसा आएगा उससे तुम अपनी कंपनी का काम शुरू करना। और उससे पहले तुम खेतों में जाकर ये अनुभव लो कि किस तरीके से मजदूरों से काम करवाया जाता है, कौन सी चीज़ कब कटती है। अगर इनका अनुभव तुम्हें नहीं होगा तो जो तुम्हारी कंपनी खुलेगी उसके साथ-साथ भी खेती तो हमें करनी ही है और मेरे बाद इन सब की देख-रेख तो तुम ही करोगे। मज़दूरों से काम भी तुम्हें कराना है। जब तक ये पैसे नहीं आते हैं तब तक तुम खेतों पर जाया करो, डेली 2-3 घंटे वक़्त बिताया करो, देखा करो लोगों को कैसे वो लोग काम करते हैं। अब उस दिन वो भी चला जाता है, उस लड़के का नाम होता है मनोज। और मनोज वहाँ जाकर अब वहाँ पर देखता है सभी मज़दूरों को और वो उस लड़की को भी देखता है। उसे देखते ही ऐसा लगता है कि ये मज़दूरी कैसे कर रही है? ये हो ना हो कुछ इसके साथ कोई बड़ी प्रॉब्लम है, जो इस तरह की मज़दूरी कर रही है। दिखने में अच्छी-खासी पढ़ी-लिखी लग रही है, लंबी है, सुंदर है, पतली है, बहुत ही मतलब मॉडल जैसी वो लगती थी। किसी को रे देखकर नहीं लगता था कि ये मज़दूर है। अब वो धीरे-धीरे उसके पास जाता है और उससे पूछता है, "तुम यहाँ की तो नहीं लगती, तुम कहाँ से हो? मज़दूरों के साथ तो तुम नहीं लग रही।" तभी वो उस पर भी झिल्ला जाती है, क्योंकि उससे पहले वो कई बार उन लड़कों को भगा चुकी थी। उसे लगा कि ये भी उन्हीं लड़कों में से है। उसी तरीके से उससे कहती है कि या तो तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मुझे और भी तरीके आते हैं तुम्हें यहाँ से भगाने के। वो इतना सुनता है फिर कहता है, "अरे!
इतनी गर्म क्यों हो रही हो? मैंने तो सिर्फ तुम्हारा पता पूछा है और तुम्हारा नाम पूछा है, लेकिन कोई नहीं, तुम्हें परेशानी है तो तुम मत बताओ। और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो चला तो जाता है, अब भी उसकी आँखों में उस लड़की का ही चेहरा घूम रहा था और बस उसे लग रहा था कि इसका नाम पता पता चलना चाहिए। आखिर क्या परेशानी है जो इसको इस तरीके से मज़दूरी करनी पड़ रही है? अब वो सुबह होती है, सुबह फिर से खेतों में आता है, लेकिन तब तक जो वो महिला थी उसके सास-ससुर को पता चल चुका था कि जमींदार के लड़के के साथ हमारी बहू ने बदतमीज़ी की है और वो सीधे जाकर जमींदार से माफ़ी माँगने लगते हैं। इतने में ही मनोज वहाँ पर आ जाता है, उससे भी माफ़ी माँगते हैं कि बाबूजी हमें माफ़ कर दो, हमारी बहू से गलती हो गई, वो भी आपसे माफ़ी माँग लेगी। तभी मनोज कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ऐसा ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है माफ़ी माँगने लायक, बस उसे बुरा लगा, जो मैंने पूछा तो उसने उसका जवाब दिया, इतना तो सबको अधिकार होता है, कोई बात नहीं। और वो उनसे ऐसे कहता है, वो फिर से खेत में चला जाता है और वो महिला गरिमा वहीं पर काम कर रही थी। जब वहाँ पर काम कर रही थी, उसे वो दिखता है, तो उसे भी पता चलता है कि ये तो साहूकार का लड़का है। वो भी दूर से ही उससे माफ़ी माँगने लगती है और कहती है, "बाबूजी, मुझे माफ़ कर दो। दरअसल मुझे 2-3 लड़के आकर छेड़ते हैं, उससे मुझे गुस्सा था, मुझे लगा आप भी उन्हीं में से हो और उनका गुस्सा मैंने आप पर निकाल दिया।" वो कहता है, "कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ कौन तुम्हें छेड़ते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में अब भी वही सवाल है। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मुझे बता सकती हैं?" तो वो कहती है, पहले तो वो चुप हो जाती है, लेकिन वो सोचती है कि क्यों ना इनको ही बता दूँ। जो राज था उसी के मन में दबा हुआ था। वो राज उसने अपने सास-ससुर को भी नहीं बताया था, वो राज सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके पति को और उसको पता था। जब इतनी प्यार से वो पूछ रहा था, तो वो बताने के लिए तैयार ही होती है। कहने ही वाली थी तभी वही लड़के उसको दिखाई दे देते हैं। और जब वो लड़के वहाँ पर आते हैं, तो वो कहती है कि देखो वही लड़के आ रहे हैं, फिर से मुझे छेड़ेंगे और फिर से कुछ कहेंगे। तभी मनोज कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें मैं देखता हूँ। वो लड़के आते हैं और कहते हैं कि भाई मनोज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो खेतों से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। तभी मनोज कहता है, अरे भाई तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारी भाभी यहाँ पर काम कर रही है, तो मैं कैसे घर रह सकता था? बस इसी के पीछे-पीछे आ गया हूँ। अब वो इतना सुनते हैं और समझ जाते हैं और वो वहाँ से चुपचाप निकल लेते हैं। तभी रास्ते में बात करते हैं, यार सही रहा आज उससे कुछ नहीं कहा, नहीं तो आज हमारी वाट लग जाती। और वो घर आकर सब कुछ उस मनोज की माँ को बता देते हैं कि तुम तो यहाँ बैठी हो, तुम्हारे भाई ने तो बेटे ने तो तैयारी कर ली है घर में बहू लाने की, तुम्हें पता नहीं है। इतनी बात सुनती है कि मनोज की माँ चिल्लाने लगती है और चीखने लगती है, कहती है ये लड़का क्या करके मानेगा, किसी भी चीज़ में हमारी बात नहीं सुनता और कहाँ लेबर वाले लोगों से शादी करने चला है। ऐसे वो बड़बड़ा रही थी, तभी उसका पति आता है और पति से भी कहती है तो वो कहता है समझदारी से काम लो, मैं बात करता हूँ। वो वहाँ पर इंतज़ार करते हैं। खेत में अब मनोज और गरिमा बात करते हैं और गरिमा अब कहती है कि आपने इन लोगों से ये क्या कह दिया कि तुम्हारी भाभी काम कर रही है, लेकिन मैं और आप तो एक-दूसरे को जानते भी नहीं। तभी मनोज कहता है, तुम परेशान मत हो, बस मैंने वैसे ही इन लोगों को डराने के लिए कह दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम आराम से अपना काम करो। तभी वो कहती है कि ठीक है, लेकिन फिर से वो सवाल करता है कि मुझे जानना है कि आप कहाँ से हो? आपको मुंबई अच्छी लगती है या फिर ये बिहार अच्छा लगता है या फिर ये एरिया अच्छा लगता है? तभी वो कहती है कि आप तो मानेंगे नहीं, अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, अगर आप किसी को भी ना बताएँ, तो मैं आपको बता सकती हूँ। वहाँ पर मनोज कहता है कि बिल्कुल, आप चिंता ना करें, जो भी आप मुझे बताएँगी, वो मेरे तक ही सीमित रहेगा। तभी वो बताती है कि मैं एक कोठे वाले की लड़की हूँ। मेरी माँ कोठे पर काम किया करती थी और उन्होंने मुझे पाला-पनोसा, पढ़ाया-लिखाया, बहुत अच्छी शिक्षा दिलवाई, लेकिन फिर उनका देहांत हो जाता है और उसके बाद मुझे भी मजबूरन उसी कोठे पर काम करना पड़ता है। लगभग 6 महीने मैंने वहाँ पर काम किया और जो मेरे पति थे, वो वहीं पर आया करते थे, हमारे रेगुलर कस्टमर थे और उन्हीं के साथ मुझे प्रेम हो गया, उन्हें भी मुझसे प्रेम हो गया और वही मुझे उस नर्क से निकाल कर लाए। लेकिन देखो भगवान की करनी, उन्हें एक साँप ने काट लिया और अब वो इस दुनिया में नहीं है। मेरा सिर्फ़ वही प्रेम थे और उनके बिना बस मैं अब जी रही हूँ, खा रही हूँ। इस पापी पेट के लिए काम भी करना पड़ता है। इसीलिए सास-ससुर के साथ रहती हूँ। यहाँ मुझे इज़्ज़त मिलती है, प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है।
मेरे लिए यही काफ़ी है। वो इतना सुनता है और वहाँ से चला जाता है और उससे कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करना, ये बात मेरे तुम्हारे ही बीच रहेगी। अब वो घर जाता है, घर जाते ही उसके माता-पिता तैयार बैठे रहते हैं और जाते ही उसकी माँ चीखने लगती है कि तुम क्या कह रहे थे? तुम लेबर वाली विधवा महिला से शादी करोगे? इस बात पर वो चुप हो जाता है, तभी उसका पिता बड़े ही प्यार से अपने बेटे को पूछता है कि बेटा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तभी मनोज कहता है कि हाँ पिताजी, मैं तो उसे एक नज़र में ही प्यार कर बैठा, उसका नहीं पता वो मुझे प्यार करती है या नहीं करती है। तभी उसका पिता कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? फिर भी मनोज यही कहता है कि मैं तो तैयार हूँ, लेकिन मुझे उसका नहीं पता। तो उसका पिता कहता है कि कोई बात नहीं, उसके सास-ससुर से मैं बात कर लेता हूँ। तभी मनोज कहता है कि पिताजी, मुझे एक बात और आपको बतानी है। वो जो लड़की है, उसकी माँ कोठे पर काम किया करती थी और उसने भी करीबन 6 महीने काम किया है। उसकी शादी हुई थी, उसके पति की साँप के काटने से डेथ हो जाती है और वो विधवा है। इस बात को सुनकर उसका पिता कहता है, कोई बात नहीं बेटा, ये चीज़ें इंसान के हाथ में नहीं होती। और इन चीज़ों को सोचते हुए अब वो उसके सास-ससुर से बात करने के लिए चला जाता है, मनोज का पिता। उनसे बात करता है, तो वो उसके पाँव पकड़ लेते हैं और कहते हैं, बाबूजी, आज के समय में इतना भला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। हमारी बहू की ज़िंदगी सँवर जाएगी। बहू नहीं बल्कि हम इसे बेटी मानते हैं और हमें भी बहुत बुरा लगता है जब ये यहाँ काम करती है। हमने कई बार कहा है बेटा तुम अपने घर चले जाओ, तुम तो पढ़ी लिखी हो, कोई नौकरी कर लो, लेकिन ये हमारा साथ नहीं छोड़ती, इसीलिए हम इसे साथ रखते हैं। लेकिन अगर आप इसे अपने घर की बहू बनाओगे, तो हमसे ज़्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। अब इस बात को मनोज का पिता गरिमा से भी पूछता है, गरिमा शर्मा जाती है और अपनी नज़रें नीचे झुका देती है और हाँ में सर हिलाती है। अब सब खुश हो जाते हैं और उन दोनों की धूमधाम से 2023 में वो लोग काम करने के लिए आए थे और 2024 में उनकी शादी हो जाती है और बड़े ही प्यार से अब वो गरिमा जो कि एक मजदूर थी और अब वो एक साहूकार की पत्नी बन जाती है और उसके पति ने 2 फैक्ट्री भी खोल ली हैं, उनको भी बहुत अच्छे से वो चला रहा है। सास-ससुर का कहना है कि ये बहुत भाग्यशाली है, लेकिन यहीं पे गरिमा कहती थी कि मेरा भाग्य बहुत खराब है। तो दोस्तों, किस्मत को बदलने में टाइम नहीं लगता, बस इंतज़ार है तो उस वक़्त का जब हमारी किस्मत बदलती है। बस लगे रहिए, अपना जो भी काम कर रहे हैं, धैर्य से, ईमानदारी से अपना काम करते रहिए। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी ही एक कहानी के साथ। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छा लगा है तो इसको एक लाइक और शेयर दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर कोई इस पर नया है तो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।